लोकल होस्ट 12 to 130। हमने कोई बाहर इंडेक्स फाइल डाली हुई है? हाँ, इसको डिलीट कर दो। सो सितंबर, यहाँ से अपना फोल्डर ओपन करो। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ओके है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, प्रैक्टिस जेन्युइनली कितने लोग कर रहे हैं? तुम्हें मिलना स्टार्ट हुआ टाइम? अभी नहीं। ठीक है, रिएक्ट और वर्डप्रेस। ठीक है, और तुमने अभी कुछ भी नहीं करा? अंकित, इसका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ है। ध्रुव अभी कुछ नहीं करा है। ठीक है, देखो रिएक्ट आपके कोर्स में दिया हुआ है, बट रिएक्ट पे जॉब तभी मिलता है जब आपका बीटेक बीसी होता है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना। लग गई है तो बाई लक, बट टेक्निकली तो नहीं मिलेगी। सो इसलिए पीएचपी पर एक्सपर्टीज़ तुम सबका होना बहुत ज़रूरी है। चाहो तो थोड़ा गैप लो, ब्रेक लो, जो मर्जी करो, लेकिन पीएचपी तुम्हें एनी हाउ सीखना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है अगर तुम्हें डेवलपर बनना है तो वेब डिज़ाइनर बनना नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी वो हो। ठीक है, कुछ की कंडीशन ख़राब है तो उन्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर भी। तो वेब डिज़ाइनिंग जो भी जिसके भी कोर्स में है वो वेब डिज़ाइनर तो बनेगा ही बनेगा। कम बनते हैं डेवलपर्स। अगर आप डेवलपर का गोल रखोगे तो एक सक्सेसफुल वेब डिज़ाइनर बन पाओगे। अगर वेब डिज़ाइनर का गोल रखोगे तो वेब डिज़ाइनर भी नहीं बन पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, सीख सारी चीज़ें लो, लेकिन किसी को भी ये मत सोचना वेब के अंदर इसको मैं ज़्यादा करूँगा, इसको मैं कम करूँगा, वो भी नहीं होगा। तो सबको तुम्हें बराबर ही ईमानदारी से टाइम देना है, चाहे वो पीएचपी हो, चाहे वो रिएक्ट हो, या आपका वर्डप्रेस हो। ठीक है, वर्डप्रेस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, वर्डप्रेस डिज़ाइनर एज अ डेवलपर जॉब पर चले गए हम लोग। ठीक है, वर्डप्रेस का मार्केट भी बहुत बड़ा है। हमारे वेब में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि इसके अंदर स्कोप कम है उसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले वेबसाइट जो सबसे कम टाइम में बना के अपने लाइव करनी है वो वर्डप्रेस से हो सकती है। उससे जल्दी वेबसाइट कहीं नहीं बनती। अब इसको कौन लोग यूज़ करते हैं? जैसे आप प्रोडक्शन हाउस में जाओगे ना, जैसे एड एजेंसीज वगैरह, उन्हें गूगल ऐड चलाना है, क्लाइंट आया उनके पास जिसकी कोई वेबसाइट ही नहीं है, तो उसकी फटाफट से एक डोमेन बुक करेंगे 500-600 रुपये का। कंपनी के पास अपनी खुद की बल्क होस्टिंग होती है, लैंडिंग पेज को वहाँ पर होस्ट करेंगे और सीधे ऐड चला के लीड जनरेट करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे चीज़ों को। ठीक है, या फिर हो सकता है क्लाइंट के पास वेबसाइट पहले से लेकिन एसईओ फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वेबसाइट वर्डप्रेस की हाईली एसईओ फ्रेंडेबल होती है, यानी कि 15 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट आप गूगल में रैंक में लेके आ सकते हो। बाकी वेबसाइट्स को लाना थोड़ा टफ होता है। क्यों नहीं आती है? वो सारी प्रॉब्लम्स को हमने पहले आपको डे वन से सिखाते आ रहे हैं। H1, ALT, डॉक टाइप, करेक्टर सेट, मेटा, ये सारी चीज़ें आपको डे वन से हम लोग बताते आ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके से दिक्कतें आ सकती हैं आपको। तो कोशिश इस तरह से करिए कि चीज़ें आप सब सीख के निकलें बढ़िया से। जैसा अपॉर्चुनिटी मिले, वर्डप्रेस डेवलपर का आया तो वर्डप्रेस में अप्लाई करो। वर्डप्रेस की तो शायद अभी भी ओनली वेब डिज़ाइनिंग की अपॉर्चुनिटी तो हमारे सेंटर में भी आई हुई है, तो लेकिन अप्लाई आपका तभी होगा जब आपका कोर्स खत्म होगा। सो अगर देखा जाए मोटा मोटी कि हमारा कोर्स कब तक ख़त्म हो जाएगा, तो आप मैक्सिमम मान के चलो ये चल रहा है हमारा सितंबर, पीएचपी हमारा ख़त्म है। ठीक है, तो आप
सितंबर यानी कि दिसंबर तक आप फ्री हो जाओगे। तो यानी कि ये जो अपना नया ईयर आ रहा है ना, तो मार्च अप्रैल तक आपके पास बेहतरीन पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, मैं जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसको मैं बेहतरीन नहीं कहता हूँ, बट सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा होना चाहिए। कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल, सो ये दीपक है, ये फ्रंट एंड डेवलपर में जॉब कर रहे हैं राइट नाउ। प्रोजेक्ट अपना गिटहब से होस्ट है। रेज्यूमे इसने अपना डाउनलोडेबल एक लिंक यहाँ पर लगाया और इसके अंदर कुछ इसने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है अपने बना के डाले हुए हैं कि आप जिसको भी क्लिक करोगे उस प्रोजेक्ट को लाइव जाके आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट इसका यहाँ पर चल रहा है इस तरह से। तो अलग अलग इसमें चीज़ें हैं, जैसे एक वेदर से रिलेटेड से बना रखा है, ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड से टेम्पलेट उठा के बनाया हुआ है। मैं कोशिश करवाऊँगा आप लोगों से कि आप चीज़ें ना टेम्पलेट ना लें, आप अपनी चीज़ों को खुद से बनाएं। ओरिजिनलिटी पे काम करोगे तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नीचे अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आप देखो, यहाँ पर आइकन्स का जो कलर है वो आप अगर देखोगे तो ये इधर चेंज हो रहा है, ब्लू का रखा है। तो ये क्या लगा होगा यहाँ पर, की फ्रेम एनिमेशन हम लोग करते हैं ना, जिसमें लोग फ्रॉम और टू, तो वो वाली चीज़ लगी। बट ऐसी कलाकारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डार्क की बेस है, डार्क की कलर के साथ हम लोग खेल रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी करो तो सोच समझ के करनी है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये कि 4-5 प्रोजेक्ट आपके पास होने चाहिए। अब 4-5 प्रोजेक्ट कैसे, तो उसको आप डेडिकेटेड अलग अलग बनाओ कि ओनली HTML CSS की हेल्प से, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, बूटस्ट्रैप की हेल्प से, रिएक्ट की हेल्प से, वर्डप्रेस की हेल्प से, ऐसे आपने अलग अलग कैटेगरी बना के रखनी है। PDF शायद मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर भी किया था कि WDD वालों का क्या बनेगा, GWDD वालों का क्या होगा, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, और ऐसा आपका एक लिंक लाइव होना बहुत ज़रूरी है। लिंक लाइव होगा तो आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप फटाफट से शेयर कर सकते हो। रेज्यूमे इसमें इसने लगा रखा है यहाँ पर, PDF फाइल फटाफट से देखो उसकी ओपन हो जाएगी, कंपनी देख सकती है ना ऑन द स्पॉट वहीं से, इस तरह से। तो इसका भी कोर्स है वो अपना वही है जो हम लोगों ने, जो तुम्हारा सेम चल रहा है। अब ये रिएक्ट वगैरह में प्लेस हो गया था क्योंकि इसका टेक्निकल बैकग्राउंड कुछ उस तरह का है, लेकिन उसके बाद अब ये उसमें कर रहा है, जेंगो वगैरह के ऊपर काम कर रहा है। उस कंपनी ने उसको इंटरनली स्विच कर दिया जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर कि तुम उसमें काम कर लो। पाइथन जेंगो होता है ना, जेंगो इज़ अ फ्रेमवर्क, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये लास्ट ईयर का पास आउट स्टूडेंट है। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, देख लो, ग्रुप में डाल देता हूँ तुम्हारे, तो तुम्हें थोड़ा सा आसानी होगी। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिखाया, ये बहुत अच्छा नहीं है बट कलेक्टिव वर्क है इसमें, मतलब सारी चीज़ एक साथ दिख रही है ना, हर चीज़ वर्किंग है अपनी, मतलब क्लिक करोगे उस जगह पर पहुंच जाएंगे आप लोग। सो मैं आप लोगों से भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाएं, बूटस्ट्रैप वगैरह में बनाएं, जिस मर्जी में आप बनाइए। रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन पे अगर खुलेगा नहीं ढंग से तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो रिस्पॉन्सिव है ना अपना पूरा, तो फ़ोन पे भी देख सकते हैं हम। तो इस तरह से अपना रिस्पॉन्सिव बनाओ, उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स को होस्ट करके उनके लिंक लगाओ। ये बताओ गिटहब पर होस्ट करना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता, ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता, छोटा सा काम है, फटाफट से वो भी दिखा देता हूँ। जो बेस्ट वर्क हैं आपके उनको लाइव भी कर लो। आपको गिटहब पर आना है और यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन साइन अप। ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो साइन इन करिए, अदरवाइज साइन अप। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ उसके अंदर। आपकी ईमेल पर एक इसका कोड आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए गिटहब का,
और यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए इसको। तो जो भी आपकी रिपोजिटरीज होंगी वो आपको सब यहाँ पर दिख जाएंगी इसके अंदर। तो हमने जैसे कुछ अपनी डाली हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हमने होस्ट करके दिखाई है कि किस तरह से होस्ट होती हैं, वो सब एग्जांपल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो रिपोजिटरीज आपकी कहाँ से बनती है, यहाँ से न्यू रिपोजिटरी, और यहाँ से आपको जो भी प्रोजेक्ट डालना है, ध्यान रखना है कि यहाँ से आप जो भी प्रोजेक्ट लाइव करेंगे, ठीक है, उसमें बैकएंड नहीं जाता है। आप सोचें कि भाई आपने डेटाबेस कोई बना रखा है और ऐसे में कोई प्रोजेक्ट होस्ट कर लूँगा, वो नहीं होगा। स्टैटिक आप होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपको अपनी रिपोजिटरी का नेम बना लेना है। मैंने अपनी रिपोजिटरी का नेम रखा है ट्रायल फॉर एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रायल इज़ अवेलेबल। तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रायल के नाम से गिटहब पर कोई होगा नहीं, बहुत सारी रिपोजिटरी होंगी, बट मेरे अकाउंट के अंडर में क्या ट्रायल के नाम से है या नहीं है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ डिफाइन कर दूँ दीपक, तो देखो दीपक के नाम से अवेलेबल है इसके अंदर। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडोर प्लांट, तो क्या आ गया, एरर। क्या बोलता है, द रिपोजिटरी इंडोर प्लांट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर ऑन दिस अकाउंट। मैं लिखा प्लांट्स, ये भी मेरे पास ऑलरेडी बनी क्योंकि यहाँ से मेरी एपीआई चल रही है इसके अंदर, ठीक है। तो नेम कुछ ऐसा रखना है जो आपने यूज़ ना किया हो। इसके बाद आप इसको सिर्फ अपने डेटा को स्टोर करने के लिए बना रहे हो या पब्लिकली दिखाना चाहते हो। तो पब्लिकली करना है तो पब्लिक, अपने लिए रखना है तो प्राइवेट। यहाँ से एक ऑप्शन दिया होता है ऐड अ रीडमी फाइल। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तभी आपका प्रोजेक्ट लाइव हो सकता है, अदरवाइज फिर आपको कोडिंग के थ्रू लाइव करना पड़ेगा डेटा, क्योंकि गिटहब की कोडिंग होती है गिट बैश। आपको फिर सारा CMD कमांड चला चला के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सीधे इसको रीडमी फाइल एंड क्रिएट रिपोजिटरी। आपकी इस तरह से रिपोजिटरी बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट हमें लाइव करना है, तो जैसे हम आपके फोल्डर से ही कोई प्रोजेक्ट उठा के लाइव करेंगे। तो हमारा डेटा चलता था डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर क्या था हमारा MWF। पहले अपने बैच का टाइम क्या था, 10:30 ही था या 12 से था, 12 बजे था ना पहले। 12 तो अब भी है यार, मैं पहले क्यों बोलूँ ठीक है। तो अप्रैल जैन तुम्हारा विंटर में स्टार्ट हुआ था, तो यानी कि फेब या मार्च तक आते आते हमने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ये मेरे पास एक ऑफलाइन पेज है, अपन इसको ट्राई करते हैं। पंकज जागो पंकज को नींद आ रही है, ठीक है। तो चलो इसको हमें लाइव करना है ना। सो हमारे इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कुछ फोल्डर्स हैं। सो गिटहब पर से थोड़ा चैलेंज आता है, फोल्डर अपलोड नहीं होता है, तो फोल्डर कैसे बनाया जाए, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग अपनी यहाँ से जो जो इंडिविजुअल फाइल्स हैं उनको उठा के हम लोग लाइव कर सकते हैं। ये हमने तीनों को पकड़ा और यहाँ पर आके आपने इधर अपलोड करना है। तो ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग ऐड फाइल, ठीक है। तो या तो क्रिएट न्यू फाइल आप ऑनलाइन बना सकते हैं या फिर आप फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं। सो हमने ये तीनों चीज़ों को लिया और यहाँ पे लाके अपलोड कर दिया। सो अपलोडिंग 1 2 3 डन। यहाँ से क्या बोलेंगे, कमिट चेंजेस। सो हमारी 3 फाइल जो है वो गिटहब के ऊपर लाइव हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर अपलोड करना है इमेज को। अब आप इमेज का अगर फोल्डर लेके यहाँ जाओगे ना, ठीक है, देखते हैं अगर ये कर लेता है, क्योंकि पहले ये फीचर नहीं था इसके अंदर। यहाँ से बोलिए इसको कमिट चेंजेस। वेरी गुड। तो तुम्हारा फोल्डर यहाँ बन गया। तो अगर ना बने 1% तो फोल्डर कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लो। आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल में आना होता है और आपको जो फोल्डर बनाना है यहाँ पर जाकर लिखेंगे डेमो
हमने इस तरह से लिखा तो डेमो के नाम से फोल्डर बन जाएगा जैसे आप कमिट चेंजेस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको देख रहे हो फोल्डर दिखाई दे रहा है, स्लैश लगाते हमारा फोल्डर बन के तैयार हो गया इसमें। तो ये अपनी फाइल आ गई इसके अंदर, ये सारी हमारे ख्याल से वेब पिक्चर फाइल होनी चाहिए, जेपीजी है। कुछ चेंजेस करे तो थे, बाकी हमारे फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स को भी हम लोग लाइव कर लेंगे। तो यहाँ से अपलोड फाइल्स और फॉन्ट के फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हमारा फॉन्ट का फोल्डर भी लाइव हो गया। यहाँ से कमिट चेंजेस, ठीक है। ये अपनी इंडेक्स फाइल है यहाँ पर, इसको आप क्लिक करिए। आपको लगता है मुझे कोड में कुछ चेंजेस करके आने, तो आप यहीं पर अपने चेंजेस वगैरह इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पेज। पेज में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ से मेन, और उसको आपने बोलना है सेव। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाइव जाने के लिए रेडी हो रहा है। वापस से कोड में आइए, यहाँ पर आपको एक बीकन दिखाई देगा पेंडिंग का। थोड़ी देर में आप जब चेक करेंगे इसको, हार्डली 30 सेकेंड्स में, तो ये ग्रीन टिक में रिप्लेस हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरा प्रोजेक्ट लाइव हो गया है। थोड़ा सा वेट करिए। तो ये देखो बता रहा है कितना CSS है, 58.9% इज CSS एंड 41.1% इसमें HTML है। जावास्क्रिप्ट अगर किसी प्रोजेक्ट में हो तो JS भी यहाँ पर दिखा देगा। तो सभी फाइलों को पता लगा लेता कितना कितना मिला के आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ से बना है। वापस से सेटिंग पर क्लिक करेंगे, कोड पर क्लिक करेंगे, ग्रीन टिक आ गया, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट लाइव है। URL क्या है प्रोजेक्ट का, उसके लिए आपको यहाँ से जाना है पेजेस। पेजेस के अंदर आपको ये देखो ट्रायल के नाम से आपकी रिपोजिटरी लाइव आ गई। देखो प्रोजेक्ट होस्ट हो गया। इतना करना है होस्ट करने के लिए। तो आपका काम ये है कि एक बढ़िया सा नाम चूज़ करना है। जैसे मैंने अपना चूज़ किया बेस्ट एनिमेशन स्कूल। आप अपना देखो आपको क्या नाम रखना है, ठीक है। जीमेल अकाउंट से साइन अप करो जो करना है, और ऐसे करके आप अपने सारे प्रोजेक्ट लाइव लेके आ सकते हो। तो आपने क्या करना है, जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपने ये लिंक कॉपी करना है और अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो जो थंबनेल लगा रहे हो उसके ऊपर ये लिंक लगा देना है। तो जैसे ही टैप करोगे ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पर आपको ले जाएगा जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट लाइव है, ठीक है। और इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है थंबनेल के फॉर्म में। बस इतना काम करना है आपने। तो प्रोजेक्ट लाइव करने का प्रोसेस समझ में आया कैसे होता है लाइव। दिस इज़ द प्रोसेस। तो हमने ये रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया था जहाँ तक मुझे याद है। तो इसके अंदर कोड वगैरह जो भी है वो सब मिन CSS लगा, जो एक होना चाहिए तरीके से, है ना। हमारा एक ही लाइन में सारा कोड चल रहा है। तो ये पूरा ऑप्टिमाइज है, हर जगह पर आपका इमेज वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर कॉल हैं। चलिए, इस क्लास को ध्यान रखिएगा, आपको फ्यूचर में आसानी होगी बनाने के बाद काम को कैसे ऑनलाइन लेके आना है। तो मुझे तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिखाना था बना के, ठीक है। लेकिन हम प्रोजेक्ट आपका अब नहीं बनाएंगे, अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो बाद में करेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस ही नहीं करा हम लोग वहाँ तक है ही नहीं, तो फिर करके फ़ायदा कुछ है नहीं। तो जिस दिन तुम बोलोगे हमने पुराना सारा पढ़ लिया, तब हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस पढ़ना चाहो या रिएक्ट पढ़ना चाहो, चॉइस इज़ योर कि क्या पढ़ना चाहते हो। वर्डप्रेस, गुड चॉइस, ठीक है। क्योंकि PHP से निकल रहे हो तो वर्डप्रेस सबसे बढ़िया है सीखना, ठीक है। अब वर्डप्रेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो वर्डप्रेस के लिए PHP की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या हम लोग PHP से कुछ इसके अंदर करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत देखेंगे ट्राई करके, बट कोशिश रखेंगे कि वर्डप्रेस आपको ऐसे सिखाया जाए कि हमारे बैच में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, बट ले लिया हमने कोर्स है ना। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को कोड ना लिखना पड़े
और बिना उसको लिखे हम एक डेवलपर वाला आउटपुट अचीव कर ले उसके अंदर, ठीक है। बाकी कस्टमाइजेशन पर बात करेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि कोड को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ठीक है। सो वर्डप्रेस में दो प्रोफाइल निकलती है, एक होता है वर्डप्रेस डिज़ाइनर और एक होता है वर्डप्रेस डेवलपर। अब डेवलपर और डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है? डेवलपर का काम होता है प्लगइन्स और थीम बनाना, डिज़ाइनर का काम होता है उन प्लगइन्स और थीम्स के अंदर डेटा डालना। तो दो अलग चीज़ें हैं। मुश्किल है, मुश्किल है। यानी कि अगेन एक तरह से ऐसा हो गया फ्रंट एंड और बैक एंड। तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, रेयर कॉम्बिनेशन है यार, ठीक है। क्योंकि थीम जो बनाने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ थीम ही बनाने का काम करते हैं। देख तो वर्डप्रेस की ना जब ऑफिशियल साइट पर आप आते हो डिज़ाइनर में तो भर भर के जॉब है वर्डप्रेस की, अगर आप गो थ्रू करेंगे सब वर्डप्रेस, सब वर्डप्रेस होता है। अरे बड़ी बड़ी साइट्स आप जैसे बात करोगे ना, एग्जांपल के लिए इंडियन एक्सप्रेस, अभी वेबसाइट आप देख रहे हो ये पूरी वर्डप्रेस है। कैसे पता? बस मुझे इतने तो करना है, जाके WP एडमिन लो जी, इसकी कुंडली खुल के सामने आ गई, चल गया ना पता किस पे बनी, वर्डप्रेस पे बनी। अब ये वर्डप्रेस क्यों प्रेफर कर रहे हैं ये, और किसी रिएक्ट वगैरह पे क्यों नहीं जा रहे? भाई लैंग्वेजेस तो बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल, पाइथन है, जेंगो है, हम उन पर क्यों नहीं कर रहे? वर्डप्रेस पे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई न्यूज़ आई तुरंत मुझे दुनिया तक पहुंचाना है, वर्डप्रेस से तेज़ कोई नहीं पहुंचा सकता, मजबूरी है, समझ गए ना। क्योंकि वर्डप्रेस मैंने बोला ना हाईली ऑप्टिमाइज्ड है फॉर SEO एंड गूगल एड्स, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको बहुत तेज़ जाना है तब आप वर्डप्रेस का सहारा लो, और अगर आप फेमस हो बहुत ज़्यादा लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तब आप जो मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगाओ, नीड यूज़र की है वो तुम्हारे पास पहुंचेगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना हमेशा कि भी ऑनलाइन कुछ खरीदना हो कहाँ जाओगे? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। अब ऐसा तो नहीं कि दो ही लोग सामान बेचते हैं भाई, क्रोमा का भी है, विजय सेल्स का भी है, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, सबका अपना अपना आउटलेट भी है और वो भी है वेबसाइट। बट क्या हम प्रेफर करते हैं वहाँ से लेना? नहीं, चेकआउट ज़रूर कर लेते हैं लेकिन लेने की हिम्मत नहीं होती वहाँ से। एग्जैक्टली हाँ, ये एजम्पशन बता रहा है या मतलब रियल में, रियल में किया? हाँ, केस स्टडी है भाई, ध्यान से सुनना। हाँ कि भाई ज़्यादा लेट हो रहा तो मैं जाके नियर बाई में तो पिकअप कर लूँ वहाँ से। तो सब जब तक आपके घर तक नहीं आ रहा सब सस्पेंस में है। तो ये यही है सबसे बड़ा लूप हॉल इन लोगों का, पता ही नहीं। हाँ अब सोचो कि बंदा, अब यहीं पर फ्लिपकार्ट और उसमें अमेजोन में क्या डिफरेंस है कि आपका अगर ऑर्डर आने वाला होगा तो आपको जैसे वो वेयर हाउस पहुँच जाएगा आपके पास मैसेज प्रॉम्प्ट हो जाता है, कब तक पहुँचेगा वो विंडो दे देते हैं, नॉट एग्जैक्ट। आने से भी पहले आपके 30 मिनट पहले भी आपके पास एक OTP जनरेट हो जाता है, वो दो दो तीन तीन बार भेजते हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि बंदा अवेयर रहे कि भी मेरा कुछ कोरियर पहुँच रहा है। अब ये नहीं कि तुम एग्जैक्ट डोर पे आके खड़े हो जाते हो, लो जी तुम्हारा कोरियर, बंदा पता चला तैयार है या नहीं है सारी चीज़ें। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लोग वो मेंटेन कभी नहीं कर पाएंगे डेकोरम, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इनके पीछे सपोर्ट जो है वो उतना बड़ा नहीं है। इनके पास क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वेयर हाउस, उनके पास टीम, ऑटोमेशन सिस्टम बहुत बड़ा है। आपको ऑर्डर प्लेस करने तक, ठीक है, जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है, क्या आपका ऑर्डर पैक हो गया वो एक अलग आपका स्टेटस रहेगा, ऑर्डर कोरियर पार्टनर ने पिकअप किया वेयर हाउस से नहीं वो आपके पास स्टेटस होगा, ट्रांजिशन में है तो कहाँ कहाँ पहुँच चुका है आपको बताता रहेगा कि अब आपके नियरेस्ट हब इस पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, या अगर आपका गुड़गांव से चला तो दिल्ली में एंटर हो गया कि नहीं, सब पता होता है, पूरी ट्रैकिंग होती है कहाँ कहाँ पर आपका कोरियर पहुँचा है। तो जब एक प्रॉपर टाइमलाइन होगी ना तभी लोगों को पता होता है। प्लस ठीक है चलो मैं इस सब चीज़ों को अवॉइड कर देता हूँ, मान लो प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया वो ख़राब निकल गया तो सुनवाई कितनी जल्दी होगी? एक सबसे बड़ा डर।
हाँ, लॉस सेलर का ही होता है, लेकिन आप सेलर का थोड़ी ना सोचते हो भाई, आपका 10 रुपये का सामान होगा तो आप तो चाहोगे ना मेरा 10 रुपये का मेरे को वापस मिले। फिर आ रहा था अमेज़न में, फिर उस पे आरओ की किट वगैरह देता था। अच्छा। लोग क्या करते थे, किट में से मेम्ब्रेन निकाल के पुराने डाल के हाँ, और अमेज़न रिटर्न ले लेता था। बताओ। लॉस हमारा, फिर अमेज़न देता था सिर्फ 5%। बताओ। बैड है। अब 4,000 भी किट है, 5% दे रहा है। हम्म। तो तभी तो फिर बहुत सारी चीज़ों में वो बनाना कि भाई वीडियो। हमने ओपन बॉक्स का जो आया ना, हाँ, वो वो सही सबसे नहीं बढ़िया था। सिस्टम है। वो बाद में आया, हाँ। जब मैं करता तब देखा। और एक बार क्या हुआ, वैक्यूम क्लीनर होते हैं वैसे, वो बेच रहा था। वो एक वैक्यूम क्लीनर 20,000 रुपये का आता था। हाँ। तो क्या करते थे कि जो अदर सेलर थे ना, वो भी ऑर्डर प्लेस कर देते थे करते हैं दूसरे के जानने के लिए। एक दूसरे के साथ। मैं समझ गया था, एक साथ 5 मशीन ऑर्डर कर दिया था। अच्छा। तो मैंने क्या करा, 5 केटीएम के स्टिकर भेजे। अच्छा। सीओडी करा था उसमें, एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ डिफॉल्ट करके वो रिटर्न करेगा। हाँ। मैंने ना उसे ऐसे ही, उसके नंबर तो आ जाता हमारे पास, हाँ। उसे कॉल करी। मैंने उससे बोला कि मुझे मशीन चाहिए, कह रहा हाँ सर मिल जाएगी। अच्छा। मैं समझ गया। फिर बाद में उसको फिर सुनाया, क्या करते हैं ना सर, ये अगर 5 कमेंट आ गए ना हमारे हाँ। गलत, हाँ। तो अमेज़न क्या करता है, अकाउंट फ्रीज कर देता है। और जितनी भी आपकी पेमेंट है ना, जो 15 दिन बाद आनी होती है, वो होल्ड पे जाती है। वो होल्ड पे चल जाती है। और जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना, मतलब सारे पे डाउट, तब वो पेमेंट होल्ड पे ही रहेगी। हम्म। सर 5 लाख की सैलरी भी पूरा होल्ड पड़ा हो 3 महीने तक पेमेंट। और उनको प्रूफ देता हो कंपनी के बिल, ये वो। हम्म। और लास्ट में अगर हाँ सरेंडर करना चाहो सरेंडर कर सकते हो, वो पेमेंट आपके डाल देंगे ना, आपका अकाउंट जीरो हाँ, बस। आप दोबारा नहीं कर पाओगे उसको, फिर नया पर प्रोसेस करो। नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इफ़ एंड बट्स हैं, क्योंकि हाँ खुद हम सेल अच्छी देते हैं सर लेकिन। खुद हम जब 2014 में करते थे ना, हम लोग करते थे रिस्ट वॉच का बिज़नेस, रिस्ट वॉच। तो 2014 में हम लोगों ने स्टार्ट किया और 2018 तक ज़बरदस्त, मतलब महीने का 3 से 4 करोड़। सर ऐसा था ना, उस टाइम पे तो लोगों को पता भी नहीं था। ये तो अब बाद ऐसे, में चीज़ें निकल के आनी स्टार्ट हुई, मुझे पता था ऐसा होगा। देखो पता है क्या है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जैसे जब आपके ऑनलाइन फ़ोन्स मार्केट में सेल होने स्टार्ट हुए ना, तो ये सारा का सारा ट्रेंड कौन लेकर आया? चाइनीज़ कंपनियां, जैसे एमआई वगैरह के घर अपने फ़ोन लाती थी, भाई स्टोर खोलेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे। इतना टाइम किसके पास रखा, सीधे फ्लैश सेल निकालो, 5 मिनट में जितने ले सको ले लो, ठीक है। 5 मिनट की सेल निकाली, लोगों ने फटाफट से बुक किया, ले लिया। उनका पूरा का पूरा लॉट वन गो में, वन शॉट, ना कोई टेस्टिंग है ना कुछ है। बाद में पता चला फ़ोन हीट हो रहा है, फट रहा है, ये वो बात की टेंशन, फिलहाल बेचो। दूसरे तरह से दे देंगे भाई। सर फेक भी तो आते हैं बहुत ऑनलाइन आते थे, बहुत चीज़ें। अब ये मुझे बहुत थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है फेक के हाँ मैं भी चक्कर। मैं भी देख रहा हूँ स्नैपचैट के उससे। वो तो कुछ तुम भी मंगा कॉपी लो, वाला है, उसमें करके निकालोगे ना। मतलब आपसे बिल्कुल बिल्कुल पकड़ नहीं सकता कोई। मतलब कुछ आधा माल उधर का होगा सैमसंग का प्रॉपर, हाँ। और आधा सौ से भी करेगा अपना। अच्छा। अब 40 रुपये की कॉस्टिंग पड़ती है, ले भी लेगा रिटर्न से और चेंज कर भी लेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। सही है। और सब ऐसे ही करते हैं 90%। हमारा एक स्टूडेंट था प्रीति यार में, श्रेयांश करके स्टूडेंट था, तो उसने बहुत तगड़ा रेवेन्यू निकाला था एप्पल के बड्स के साथ। वो इंस्टाग्राम पर ऐड चला के मस्त एप्पल के बड्स बेचता था। सर मैं देखता हूँ खुद। तो उसने ये लेकिन 2 साल पहले उसने बंद कर दिया था जब उसने ये ज्वाइन किया था, और तब तक उसने अपना मस्त टर्नओवर कर लिया था सर ज़बरदस्त तरीके से। 500 रुपये की कॉस्टिंग पड़ती थी उसकी, 500 या 400 की। अब जितने का बिक गया, 1000 1200 कितने का ही बिक गया। हाँ, एक ऐसी ना, बहुत एक बंदा है कोई पता नहीं, आई थिंक एनएसपी में कोई जूते का शोरूम रन करता है, तो कहता है मैं एप्पल के बड्स फ्री दे रहा हूँ, मतलब साथ में। मतलब इतने बुरे दिन आ गए एप्पल मतलब 1000 रुपये के जूते तुम उसके बड्स फ्री दे रहे हो। तो लेने वाला बेवकूफ़ जिसको नहीं पता। चक्कर क्या है सर, ये लिस्टिंग कराने वाले भी इन्हीं के इंटरनल बंदे होते हैं। अच्छा। अब ऐसे सैमसंग की जो लिस्टिंग होती है ना, उसपे हम्म। ऐसे नहीं हो सकती है हमारे। अच्छा। तो अंदर एक मैडम बैठी हुई है, उसे पैसे दिए। अब वो कहती है कभी भी अकाउंट बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आती है, हम उसे फ़ोन करते हैं, वो 2,000 रुपये लेती है, वो हमारा अकाउंट भी अनलॉक करके देती है खुद ही। अच्छा। और लिस्टिंग वगैरह जो भी दिक्कत होती है सब सॉल्व हो तो जाती तू है। अभी क्या करता है, ड्रॉप शिपिंग करता है, क्या करता है मतलब? मतलब ऐसा है कि अमेजोन, मतलब मेरे पास जो भी स्टॉक आ जाता है, जैसे पहले मैं करता था, स्टार्ट किया था मैंने यूरेका फॉप के ना, मेरे पास ना जो ये
हाँ हाँ। इनसे कांटेक्ट है मेरा। अच्छा। अभी जिसकी भी सर्विस करने जाते थे ये, हाँ अब चाहे भले ही उसमें कुछ चेंज करे ना करे, हाँ। वो टिक करके आते थे पूरी किट चेंज कराए। अच्छा अब वो किट पूरी आती है कंपनी से 10% डिस्काउंट के साथ 4,000 रुपये की, अच्छा। तो मुझे मिलती थी 1,200 रुपये की, तो 3,000 की बेचना तो तुम्हारे है पैसे सर। सही है। तो ऐसे करके मैंने किट उठानी स्टार्ट करी थी ऐसे। ओके। फिर उसके बाद मेरे पास ऑफर आया सैमसंग का, मतलब एक कोई रन कर रहा था पहले से ही, हम्म। तो उसे चल नहीं रहा था कि उसके बाद ना वो थी अथॉरिटी सैमसंग की जो ईयरफोन आते हैं ना, ये लीड वाली, हाँ हाँ। वो बेचता था वो। ओके। फिर वो उससे मैंने ले लिया क्योंकि उसके पास स्टॉक रखने की जगह नहीं थी और पेमेंट भी नहीं थी, हम्म। होल्ड जाती थी, तो वो ऐसे करके चलता रहा। फिर फंसा तब मैं सर जब मेरा अकाउंट हो गया बंद। अच्छा। 2-3 बार हो गया था मेरा, एक बार तो बहुत मोटा अमाउंट हो गया था, ओके। निकालने में बड़ी मुश्किल हो गई। फिर अब ऐसे करते हैं हम कि अब मैंने 6-7 आइडिया बना लिए हैं। मतलब आपको दिखेगा 5 सेलर, हाँ। सारे है ही अच्छा। अलग अलग जगह से। अच्छा तो फिर अपने आप ही अनलॉक करा लो। सही है। अब मैं ये तो बता रहा हूँ मैडम हमारे पास जो है ना, हाँ। वो सब कुछ करके देते हैं, लिस्टिंग्स लेके सब कुछ, हम्म। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब फेक बिल बना के भी दे देती है हमको, अरे वाह। कहीं का भी सैमसंग का लो कहीं का भी लो। अब मैं सैमसंग से इतनी बिलिंग थोड़ी कराता हूँ, वो बिल बना के देती है, अपलोड करती है, अच्छा। माल आता है और जाता है। हाँ सही बात है। ये तो इतना, देखो मैं हमेशा कहता हूँ ईमानदारी के काम में इतनी ईमानदारी नहीं जितनी बेईमानी के काम में ईमानदारी। नहीं सर ईयरफोन चल रहे तब भी वो भी तो नहीं होते हैं, वो भी 6 महीने की वारंटी थी, हम अपनी जेब से देते 6 महीने की वारंटी लेके वही नहीं। यही तो चल रहा है यार। तो घड़ी वाले जो हमारा उसमें था ना, उसमें भी ऐसे ही था सेम। हम हमारा सारा जो आता था ना, पूरा का पूरा असेंबलिंग यहाँ होती थी, लेकिन सारा का सारा जो रॉ मटेरियल था उसका वो सारा चाइना से आता था। तो हमें टोटल कॉस्ट एक असेंबल करके पूरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मिला था 150 रुपये आती थी कॉस्ट। आराम से 2,000 रुपये में घड़ी जाती थी। सोचो कितना, और ख़राब भी हो जाए दूसरी दे दो उठा के। अब बोल तो साल भर से पहले जानी नहीं कहीं भी, साल भर तो आराम से निकालती है। है भी ऐसा कि हम तो ऑर्डर प्लेस एक दिन पहले करते हैं, जैसे हाँ। मेरे पास ऑर्डर आ जाएंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करने के 3 दिन के अंदर मैं डिस्पैच करना होता है उसको, अच्छा। प्रिंट करके पैक करके। हम्म। जब मेरे पास ऑर्डर आते हैं उसके बाद मैं उसको ऑर्डर देता हूँ आगे, मतलब अपनी जेब से पेमेंट भी नहीं करता मैं, हाँ सही है, सबसे बढ़िया है। और स्टॉक में भी कुछ ज़्यादा तो ही तेरा रहता एक है। तरह का सम सॉर्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग काइंड ऑफ ही हो गया। हाँ कि यानी कि तुमने ऑर्डर पहले ले लिए, उसके बाद तुमने आगे पास ऑन कर दिया, फिर वहाँ से तुम्हारे पास माल आया तुमने डिलीवर कर दिया। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट होता ही नहीं है। नहीं मैंने ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा समझ में आया। उसमें ये था कि वो प्रेस्टीज गुड्स या फिर प्रीमियम गुड्स जो होते हैं जो कहीं नहीं मिल रहे वो सेल करते हैं, ऐसा भी कुछ है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अभी मेरे पास एक लड़का है वो बोल रहा है मुझे ये सब करने के लिए ना, जैसे जो प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रहा हाँ वो जाके हम परचेज करके कैसे करके फिर उसको बेचा जाए। बिल्कुल ना, जैसे अभी आप देखो ना बीच में एक ना एक प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हुआ था ड्रॉप शिपिंग के अंदर, और वो था आपका जिम का प्रोडक्ट। जैसे आपको एप्स बनाने हो ना, जिनका टमी अपना अंदर करना हो, तो एक ना रोलिंग वाली मशीन आई थी जिसमें फ़ोन लगा हुआ आगे, और आप उसके ऊपर अपने प्लैंक पे जो हम लोग होल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती, और इजीली आप बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए कर सकते हो उसके अंदर। अब सोचो कि ओरिजिनल वो प्रोडक्ट जो था 15 से 20 हज़ार रुपये का था, और भाई साहब वो चाइना वालों ने उसके यहाँ उसका डुप्लीकेट बनाया, अब भाई साहब 800-900 रुपये से भाई साहब अवेलेबल हो गया। अब एक सेलर जो है, मान लो तुम हो, तुम उसको 3,000 में लिस्ट कर रहे हो, एक मतलब उसमें फ़ायदा किसने उठाया? जो सबसे पहले लेकर आया ड्रॉप शिपिंग के अंदर। देने वाला एक ही बंदा करोल बाग से है जो सारा चाइनीज़ प्रोडक्ट पकड़ाता है सबको। लेकिन किसने 3,000 में करा, लोगों ने देखा अच्छा ये तो, उन्होंने इसका रेट आधे कर दी। भाई पता है ना 800 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही है इसकी, तो 1,500 में मैंने बेचा, 1,600 में बेचा, 3,000 का डिस्काउंट करके दिखाया, बंदा लेगा ना दौड़ के। सारे कलाकार में करोड़ बाबू मिलते हाँ हैं। करोल बाग में भाई साहब तुम 3-4 रुपये से सामान खरीद लो, सब मिल जाएगा तुम्हें। बल्क होना चाहिए बस, उठाओ बेचो। और उसको तुम जैसे तुम्हारे साथ कोई ऑर्डर अगर जनरेट हो रहा है तुम्हारे पास 100-150 रुपये का, तुम साथ में बंदे को उसको अट्रैक्ट करने के लिए 1-2 सामान उसमें 2-3 वाले डाल के दे दो उसको, बंदा खुश, उसको और क्या चाहिए, तो फिर आएगा तुम्हारे पास ऑर्डर प्लेस करने। ऐसा होता है। तो करोल बाग तो हब है ड्रॉप शिपिंग का, कि भाई तुमने जाके उसके ऊपर इन्वेंट्री शॉर्ट लिस्ट की भी ये चीज़ें इसके पास हैं, अब बस तुम दबा के अपना ऐड चलाओ, लिस्ट कर लो अपनी वेबसाइट के ऊपर। लोगों ने इंस्टाग्राम से ऐड देखा, तुम्हारे प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेस हुए, तुमने सीधे उसको ऑर्डर वहाँ पकड़ा है, वो खुद ही पैक करेगा, खुद ही बेचेगा। हाँ सर कुछ ये होता है ड्रॉप शिपिंग। स्पेयर पार्ट्स तो ऐसे हैं जो मिलते ही नहीं, कई बार लोगों को पता है हमें जैसे कहाँ मिलेंगे, जैसे बुलेट के पार्ट कहीं ऐसे होते हैं नहीं मिलते प्रोडक्ट में,
हाँ। हमको पता है, लेकिन कहाँ मिलेंगे? तो पांचवी पास है जो एक लड़का है वहीं पे, उसका पापा वो ड्रॉप शेडिंग चलाता है। हम्म। कैसे उनको वो है गैराज है, उनको अच्छा। हर एक चीज़ पता है कहाँ से क्या मिलती है। हम्म। जो बट कहीं नहीं मिल रहा दूर दूर, हाँ। उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। बढ़िया। क्या नाम है वेबसाइट का? सही था तो मैं पूछा नहीं। पूछना क्या नाम है, क्योंकि मेरे पास बहुत पुरानी अभी राजदूत है, मुझे उसका कार्बोरेटर चाहिए, अगर मिल जाता है तो मैं ले लूँगा। मैंने विंटेज बना के रखी हुई है घर में, मेरे पास डीजल वाली भी वो है क्या है सर? राजदूत। मेरे पास सारी पुरानी गाड़ी अभी तक है, मैंने कोई बाइक नहीं बेची अपनी, सब रखी हुई है, डीजल से चलने वाली बुलेट भी। ऐसे में अपना स्कूटर मॉडिफाई करा के आ रहा हूँ फ्री है, उसको कोई पार्ट नहीं करना। अच्छा। मैंने उसको उस पे लगाया 12,000, ओके। वो सर 2,000 का बिका रहा था मार्केट में, 25,000 का बेचा। बड़े खरीदते हैं यहाँ लोग आजकल, देख रहे हैं पुराने व्हीकल्स का रेस्टोरेंट में काफ़ी कल्चर चल रहा है, अच्छा पैसा मिलता है, बढ़िया से तुम इसको एकदम बना के दे दो, चलाना ही तो नहीं है ना रोड के पर, शोरूम वैसे तो डिस्प्ले में लगा ही सकते हैं ना। आपके पास पुराना एक्सपायर व्हीकल है, गवर्नमेंट ये कहती है कि रोड पे नहीं होना चाहिए, अपनी छत पे रखो, जहाँ मर्जी करो जो करो, मेरी मर्जी, मेरी प्रॉपर्टी भाई। और सोचो दिल्ली एनसीआर के अंदर आजकल देख रहे हो ना, ये सेकेंड हैंड कार्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम पर है, दिल्ली एनसीआर का बंदा नहीं चला सकता। अगर आप तुम हिमाचल जाओगे तो मारुति 800 तुम्हें भर भर के मिलेंगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी है। सर दिल्ली से बाहर तो दिल्ली से बाहर तो चलती है ना, हाँ। यहाँ पे 10 साल का वो है। अब लोग यहाँ पर जैसे देख रहे होते हैं कि भाई किसी को वो चाहिए गाड़ी, जैसे कि ऑडी चाहिए, 5-6 लाख रुपए धक्के खा रही ऑडी की गाड़ी। भर भर के ले जाओ 5 से 6 लाख रुपए में, बस क्या होगा, उसका टाइम खत्म हो रहा होगा, बाहर जाके री रजिस्टर करो, एनओसी ले जाओ, काम खत्म, तुम मस्त आराम से ऑडी में घूम रहे हो, जितने में तुम भाई साहब एक बलिनो नहीं लेके आ सकते। सर एक चीज़ को समझ नहीं आई, जैसे दिल्ली का नंबर महंगा क्यों है? हरियाणा साइड यूपी साइड के नंबर सस्ते हैं। ये इसका एक बिल्कुल सही आंसर है कि भाई वीज़ा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ की, ठीक है, या फिर पासपोर्ट की सबसे ज़्यादा वैल्यू किस कंट्री की। भैया भारत की राजधानी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारे नंबर अपना वीआईपी हो जाता है, ठीक है, तो तुम्हारे नंबर को कम लोग टच करते हैं जब आप बाहर निकलते हो। जब आप यूपी का नंबर लेके दिल्ली में घुसते हो तो खैर तो एनसीआर में चला गया, लेकिन जैसे और कहीं के अगर होता है ना तो सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं। हाँ भाई, इसके पेपर पूरे नहीं हो गए, पकड़ो इसको। दिल्ली का अगर कोई गाड़ी होगी तो पता है भाई, ऐसे दिल्ली के अंदर फॉर्मेलिटीज इतनी बिना उसके चलने ही नहीं देंगे लोग, तो वो पूरी होती हैं ऑटोमेटिकली चीज़ें। खैर अब तो ऑलमोस्ट हर जगह पर डिजिटलाइजेशन की वजह से काम। भाई जूते पहन के चलाने चाहिए, उसमें भी चलाना। हाँ, ये एक्ट है, ये एक्ट है बाकायदा। अगर आप सैंडल में हैं, आप चप्पल में हैं, तो आपका चालान बनेगा बनेगा, अगर पुलिस वाले को इतनी नॉलेज है तो, ठीक है। और ये भी एक नॉलेज तुम्हें दे रहा हूँ, ऑफ रोड हो जाओ तुम्हारा चालान नहीं कट सकता, जब तक आप रोड पे तभी आपका चालान कट सकता है। ऑफ रोड जैसे मतलब जैसे क्या होता है ना, हम लोग दिल्ली से बाहर जब निकलते हैं कच्ची रोड भी होती है, अगर आप कच्चे में उतर के आ जाते हो तो आपका चालान नहीं बन सकता, जो मर्जी करे वो। ये भी एक्ट है कि आपका रोड पर चालान कट सकता है, बिना रोड के चालान नहीं कट सकता, क्योंकि जब कच्ची रोड है, जब गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं गया तो चालान किस बात का। तो तुम्हारी लोकेलिटी में अगर सड़क टूटी हुई है तो उसका चालान नहीं काट सकता तुम्हारा वो, भाई सड़क बना दो तब चालान काट लो, जिस दिन सड़क ले आओगे उस दिन हम चालान दे देंगे, बात खत्म। रूल है, पता नहीं होता ना, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि भाई घर में सब पुलिस में वो सीधे कहते कभी ऐसा हो तो ऑफ रोड हो जाओ, अब काट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ तो आप लोग यंग यूथ हो तो आप लोग ना इन सब चीज़ों में जा सकते हो, अगर आपके पास आइडिया है डेफिनेटली तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। जॉब एक अलग चीज़ है, वो अपना अलग करो, लेकिन अपने साइड सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर से डेवलप करके चलो अभी से, ठीक है। तो जैसे कि मेरा जो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हमेशा रहता है, तो मेरा जो जॉब के अलावा जो मेरा सबसे ज़्यादा अपना आता है वो मेरा फार्मिंग से आता है, उसके अलावा मेरा टैक्सी के बिज़नेस से आता है, तो मेरी टैक्सी के बिज़नेस से, टैक्सी हाँ। तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपना। ना, तो वो तो चलाएगा पहले तो सही नहीं चलता, बंद करना। नहीं तो अगर खुद चलाना है तो दिक्कत है, कोई चला रहा है तो क्या दिक्कत है। सर उसमें जैसे एक छूट मिलती है ना, हाँ। अगर उनके ड्राइवर के नाम पर से निकाले, हाँ। निकलवाए, अब रोड पे कभी वो तोड़ के ले आए, किराए पे चलते थे 400 रुपये एक दिन के, अच्छा। वो तो इन्वेस्टमेंट ही
बंद कर दिया तो। नहीं, मेरा तो टचवुड गाड़ियाँ चल रही हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो मैंने जीरो डेप्रिसिएशन वाला कराया हुआ है, तोड़ फोड़ के लिए 1000 रुपये पे करो डेप्रिसिएशन। ये सब चीज होता था जो नाइट में चलाते थे ना उनके साथ, तो फिर और दिक्कत और रात को फोन आ गया जाओ। सोचो जबकि चंडीगढ़ जैसी जगह में ना कैब का बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ में लोगों के पास पैसा इतना है, लग्जरी लाइन भरी पड़ी है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ वहीं पर ही होती हैं। अच्छा है वो सर, दिल्ली से तो बहुत डिसिप्लिन है, इसलिए मेरी गाड़ी में टूट फूट होती नहीं वहाँ पर। मैंने क्यों डाला, दिल्ली में रहते हैं वहाँ पर। किसने काट दिया उन्होंने बाइक का हाई बीम पे चलन से तो बाइक भी आपने हाई बीम कर दिया, देख लिया पुलिस ने। हाँ, हाई बीम पर। दूसरा, अगर तुम्हारा हेलमेट जैसे यहाँ से हम लोग रोड के साइड से 150 वाला लेके पहन लेते हैं ना, उस पर भी चलान है। वो पुलिस वाला तुम्हें रोकेगा, चेक करेगा हेलमेट उतार के ISI मार के कि नहीं है तो चला। और सर उधर ना साइकिल के ट्रैक्स भी अलग बने हुए हैं, उस पे अगर रुक जाए तो भी चला। तो वहाँ नहीं कर सकते। मेरा खुद जहाँ से आते वक्त मेरा चालान कटा, पता कैसे, दिल्ली में जो कभी नहीं कटता। मेरा गाड़ी के अगले व्हील्स ग्रीन सिग्नल से येलो सिग्नल में गए, बस मेरा काम हो गया। और आगे से भाई साहब से 3-4 लोग प्रकट हो गए। पिंजौर वहाँ पे एक जगह पड़ती है कालका से आते हुए, पिंजौर गार्डन, तो वहाँ पर उन्होंने चालान काट दिया मेरा 5000 का। ऐसे मेरा सर ये वाले रेड लाइट पे लगा था जब साउथ वेस्ट साइड पे जो वाइट पट्टी होती है ना, मैं रेड लाइट पे खड़ा था उसमें, मतलब रुका तो हुआ था मैं, लेकिन ये इनके सब मूड की बात है। कई बार क्या होता है, तुम बिल्कुल जेब्रा क्रॉस में खड़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कई बार हल्का सा होता है, बस मूड है उसमें। कैमरे ने तो बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। अब कैमरे की एक वो बताता हूँ, नई गाइडलाइन आई है, अगर कार चलाते हो तो ब्लैक शर्ट मत पहनना, नहीं पहनना, क्योंकि तुम्हारी सीट बेल्ट नहीं दिखती, तुम विदाउट सीट बेल्ट में चालान कट जाएगा तुम्हारा 10,000। तो कार के उसमें ये नया रूल आ गया है कि कपड़े ऐसे पहने जिसमें सीट बेल्ट क्लियर हो। तुम कहोगे जी थी, कट गया, वो तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटेड चालान कटा है, वो कंप्यूटर जनरेटेड। तो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। ऐसे का है तो सर कि नौकरी के बंदे का गाड़ी का चलान कटा है बाइक का, उसके ऊपर मैसेज आया है, अच्छा, न्यूज़ में आ रहा था, अब वो कैसे करेगा। ग्लिच। मेरी गाड़ी का जो टैक्सी है वो यहाँ आई थी दिल्ली, और पता है चालान कहाँ कटा है, दिल्ली के अंदर। जबकि गाड़ी आई है वहाँ से, जैसे हम लोग मुरथल से निकलते हैं ना सोनीपत, उसके बाद में ईस्टर्न पेरीफेरल, दिल्ली में तो एंटर ही नहीं हुई। चालान दिल्ली में, मतलब उसका वो टैक्स काटा उन्होंने कि दिल्ली में गाड़ी एंटर हुई है। फिर उसकी कंप्लेंट की तो उन्होंने वो रिवर्स किया। वो कई बार क्या होता है, जैसे आपका RFID काम नहीं कर रहा होता सही से, जो फास्टैग होता है, तो मैनुअली नंबर डालते हैं, तो किसी की सीरीज बिल्कुल आगे पीछे मैच है, बस खाली नंबर का फ़र्क था, उससे वो कटा था, फास्टैग से पैसे निकाल लिए। आज ये भी इसके 1 लाख रुपए निकल गए। बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं यार उससे। वो कस्टमर केयर को उन्होंने कॉल करी, अपने कौन से कस्टमर को कर दी कॉल, दिस नहीं। फास्टैग का बहुत तगड़ा स्कैम है। तो हम अब स्टार्ट जो करेंगे ना, वो वर्डप्रेस वाला पार्ट रहेगा, और वर्डप्रेस को बहुत अच्छे से डे 1 से साथ साथ ही करते हुए चलिएगा। ऑफलाइन पर काम करेंगे, ऑनलाइन कैसे जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। डायरेक्ट लाइव पर काम नहीं करना है, क्यों नहीं करना है वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लाइव पर काम करोगे और आपको सेटिंग्स नहीं पता है, तो आपका प्रोजेक्ट गलत लिस्ट हो जाएगा गूगल की उसमें इंडेक्सिंग के अंदर। तो सही प्रोजेक्ट जाए, तो इसके लिए आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस करने पड़ते हैं। तो बस स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे। अपने कंप्यूटर में जैम्प के पास डला हुआ है, जैम्प के ऊपर ही वर्डप्रेस चलेगा। बस आपने इतना काम करना है छोटा सा। डाउनलोड वर्डप्रेस पर आना है, और यहाँ से आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, 24-25 MB का सेटअप है। ठीक है, डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड के फोल्डर में चला जाएगा। और उसके बाद आपको अपने जिस भी ड्राइव में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें जाइए। हमारा जैम्प से चल रहा है ना, इसके अंदर htdocs के नाम से फोल्डर होता है, और यहाँ लाके आपने रख लेना है। तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी ये 6.4.3 है। अब जो लेटेस्ट सेटअप ला कर खाली सेटअप करके लाना या इंस्टॉल सेटअप लेके आना है, जो नेट से डाउनलोड होगी ना, जिप फाइल आएगी, जिप फाइल लाके इस फोल्डर में रखो, और उसका नेम जो भी आप रखना चाहते हो वो डिफाइन कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर इसका नेम डिफाइन कर दिया। इसके अंदर हमारा एक फोल्डर होगा वर्डप्रेस के नाम से ही है। तो आप इसको यहाँ पर रीनेम ऐसे करें, एक्सट्रैक्ट इनटू दिस, और यहाँ पर मैंने इसको नेम दिया लाइक अरीना।
फॉर एग्जांपल अब जो वर्डप्रेस के अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ है वो आपने यहाँ से अरीना के फोल्डर में रख लेना है इस तरह से। ये आ गया हमारा। तो वर्डप्रेस दोबारा से नहीं डालना, नहीं तो पहले वाला प्रोजेक्ट जो है वो ओवरराइड हो जाएगा अपना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहा है? कट करके लेके आए, कॉपी करके लेके आए जो डाउनलोड जो हुआ था, डाउनलोड में जो वर्डप्रेस का जो हमने फोल्डर खोला, हाँ, उसके बाद जो डेटा था उसके अंदर उसको क्या करा हमने? कट पेस्ट किया है। वर्डप्रेस जैसे क्या होता है ना कि अगर आप इसको बोलते हैं राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट हेयर में क्या होगा, इसके अंदर फोल्डर का जो भी नेम होगा वो नेम आएगा। वर्डप्रेस है ना, अब हमने एक्सट्रैक्ट हेयर क्यों नहीं करा? क्योंकि वर्डप्रेस के नाम से ऑलरेडी फोल्डर है तो वो ओवरराइड हो जाएंगी फाइल्स ना हो, उसके लिए हमने क्या बोला, इसको एक्सट्रैक्ट टू दिस फोल्डर, यानी कि जिस नाम से फाइल है उसी में एक्सट्रैक्ट हो। जब वो एक्सट्रैक्ट हो गया तो मैंने उसको नेम को क्या करा, रीनेम बोल दिया अरीना फॉर एग्जांपल, कुछ भी रख सकते हो। इसके लिए अंदर हमें मिला वर्डप्रेस का फोल्डर, हमने वर्डप्रेस के अंदर जाके सारा डेटा कट करके बाहर पेस्ट कर दिया, वो वर्डप्रेस के फोल्डर को डिलीट कर दिया हमने। अब आपने क्या करना है, यहाँ आना है इधर और आप यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे अरीना। तो सर्वर अगर हमारा चल रहा है तो अरीना यहाँ पर फैच हो जाएगा, वेट कीजिएगा। ये देखो आ गया। ये जितनी भी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में आपको मिलेगा। हमें इंग्लिश में चलाना है, यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। ये आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा, लाइक डेटाबेस का नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, होस्ट क्या है, टेबल प्रीफिक्स क्या है। हम बोलेंगे लेट्स गो। हमारे जो डेटाबेस का नेम है वो क्या है, अरीना। चेक करते हैं क्या अरीना के नाम से ऑलरेडी कोई डेटाबेस तो नहीं है। इतना काम आप लोग कर लेना, ठीक है, सेटअप करने वाला। फाइंड आउट करो अरीना के नाम से ऑलरेडी है तो कुछ और ले लो। तो मैं इसको यहाँ पे जाके बोल देता हूँ अरीना साउथेक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस और यहाँ पर अरीना साउथेक्स के नाम से आपने क्रिएट कर लेना है। तो बन गया अरीना के अंदर अरीना साउथेक्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, अरीना साउथेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या रहता है अपना, रूट। पासवर्ड क्या रहता है अपना, ब्लैंक, है ना। और यहाँ से डेटाबेस का नेम क्या है अपना, डेटाबेस का होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, और टेबल प्रीफिक्स WP। और यहाँ पर आपको मैसेज रिटर्न आएगा ऑल राइट स्पार्की रन द इंस्टॉलेशन। काम हो गया। साइट का टाइटल क्या रखना है, लाइक अरीना नेशन साउथ एक्सटेंशन, यूज़र नेम इज़ एडमिन, पासवर्ड कॉपी कर लेंगे, ईमेल यहाँ डाल देंगे। इसको बोलना है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। मतलब इंडेक्स ना करे। सो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डिटेल, यहाँ पर हम लोग आएंगे और लोकल होस्ट हमने किस में बनाया है, अरीना के अंदर ना, ठीक है। कोई बात नहीं, रिमेंबर मी ऑन कर लेना अपने उसमें, और फिर भी भूल जाओगे तो डेटाबेस तो अपने पास ही है, वहाँ जाके चेंज कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर आ गया हमारा पासवर्ड, ये आ गया हमारा यूज़र नेम, और यहाँ से बोलेंगे लॉगिन। तो ये देखो आपका ऑफलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर में नेट है या नहीं है, टेंशन नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, लाइव जाते हैं, वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें नेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इसका पूरा ये सिस्टम कैसे काम करता है। फ़िलहाल के लिए आज का आपका टास्क है कि इसके अंदर वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है वो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है आपका बैच, ये मैंने आपको लिंक दे दिया है। जैम्प आपके पास ऑलरेडी है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको।